और आप ये हिंदू मुस्लिम करके देश को आगे नहीं ले जा सकते। इन्होंने अपने नेतागिरी के लिए संघ को भी बर्बाद कर दिया, गाली देना सिखा दिया। हिंदी प्रदेश जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवानों को धारा 370 और मंदिर के नाम पे 3 पीढ़ी के लिए बर्बाद कर दिया है। 3 पीढ़ी के लिए, जिसको क नहीं मालूम कश्मीर का, वो भी राय देता फिर रहा है। पूजा करना नहीं करना ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये धागा बंधा, इसको जाए दिखाने। लेकिन मोदी जी रहते थे, ये बनवा लेते हैं, कैमरा कर देंगे, फोटो लेकर खींचा लोग। चमचों की फौज खड़ा कर लेने से सत्य नहीं बदल जाता है। क्या अगर वो किसी और को मिला होता मैग्सेसे पुरस्कार तो उसको बधाई नहीं देते? लोकतंत्र की जितनी मर्यादाएं होती हैं उसको कुचलने में उन्हें जो सफलता मिली है, उन्हें बधाई। देखिए, किसी चैनल पर विपक्ष की कोई आवाज़ नहीं आती, ये ठीक बात नहीं है। 5.5 साल में वो अर्थव्यवस्था के हर पैमाने पर फेल हो चुके हैं। पढ़ाई लिखाई के जो चीज़ है ना, वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है। आपकी आंखों के सामने चुनाव आयोग जैसी संस्था खत्म कर दी गई। जिस तरह से सीबीआई की साख राजनीतिक इस्तेमाल पिछली सरकारों में करके समाप्त कर दी गई, वो अब ईडी का छापा पड़ा है। इतना आसान नहीं होता है एक ताकतवर नेता के बारे में बोलना और उसके नीतियों को उजागर करना। अभी तो अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया, अगले चुनाव में वो राजू श्रीवास्तव को लेकर आएंगे कि तुम मेरा इंटरव्यू कर लो। हमको वोट नहीं चाहिए दोस्त, इसलिए मैं लोकप्रियता की चिंता नहीं करता। ये सब हवा है, हवा की तरह आनी जानी चीज़ें हैं। देश को बहुत नुकसान हुआ, लोग समझ नहीं रहा, समझेंगे लोग, हमको याद करेंगे बहुत। नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं खास मुलाकात। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ चंपारण की एक ऐसी शख्सियत हैं जो बापू की कर्मभूमि के नाम से चंपारण जाना जाता है और जॉर्ज ऑरवेल की जन्मभूमि के नाम से पूरे दुनिया में। और जो तीसरा नाम जुड़ा है वो है रवीश कुमार का। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हमारे साथ देश और दुनिया के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार हमारे साथ हैं और इस वक्त उनके गाँव में हम हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों का भी, और जो भी चंपारण के लोग इसके ज़रिए देख रहे हैं उन सबको मेरा प्रणाम और छठ की शुभकामनाएं सब किसी को। बापू के ज़माने का जो चंपारण था और आज के प्रदेश में जो चंपारण है, उन दोनों में आप क्या फ़र्क पाते हैं? नहीं, उससे काफ़ी बेहतर है। बापू जब आए थे तो वहाँ इतनी गरीबी थी कि एक बार कस्तूरबा ने एक स्त्री से कहा कि रोज़ तुम एक ही साड़ी पहनती हो नहाने के बाद, तो उसने कहा कि उसके पास एक ही साड़ी है ना। तो इस बहुत गरीबी थी। जब इंडिगो प्लांटेशन नील की जब यहाँ खेती होती थी और गोरे साहब लोग यहाँ आ रहे थे और कोठियाँ बना रहे थे, तब यहाँ बहुत शोषण था और बहुत ही अमानवीय स्थिति थी। और इसी में कोई पत्रकार था आज के समय के जैसा, पीर मुनीस साहब है ना। तो मुनीस ने उन किसानों के शोषण की, लोगों की ज़िंदगी में जो 3 कठिया सिस्टम था, उसकी रिपोर्टिंग उन्होंने की और वो रिपोर्टिंग प्रताप अखबार में छपता था। तो मुनीस साहब बहुत ही क्रांतिकारी पत्रकार थे और बहुत ही साहसी पत्रकार थे। इसके लिए उनकी नौकरी थी, नौकरी से निकाल दिए गए, बहुत यातनाएं उन्होंने सही और इतिहास में गुमनामी मिली उनको। लेकिन उनके छापने से ही गणेश शंकर विद्यार्थी को पता चला कि हिंदुस्तान में एक ऐसा इलाका है जहां इतना शोषण हो रहा है। तो सोचिए कि जब गांधी भारत आते हैं तो रामचंद्र शुक्ल और मुनीस भी जाते हैं और गणेश शंकर विद्यार्थी भी जाते हैं कि आपको चंपारण जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये था कि अगर आपको इस हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा गरीबी और शोषण को अगर देखना है तो आपको चंपारण जाना चाहिए, है ना। तो चंपारण क्यों जाना चाहिए? तो इसका कारण ये था। तो गांधी यहाँ आए और यहाँ के लोगों से वो मिले और इतनी वो गुलामी इस हद तक चली गई थी कि हमारी कमाई, हमारे खाने पीने पे सब पे उन लोगों का अधिकार हो गया था। उन्हें गुलामी के भीतर भी एक गुलामी यहाँ पर थी। तो उससे तो बहुत अच्छी स्थिति है। अभी भी गरीबी बहुत है लेकिन लोग काफ़ी कुछ बदला भी है पिछले 2 साल। लेकिन हम इसे बापू की कर्मभूमि तो कहते हैं, पर इस कर्मभूमि में बापू जैसा कोई कर्म नज़र नहीं आता। खासकर यहाँ के नेताओं ये बदल गया है कि उनकी आत्मा नहीं है, उनका नाम लिया जाता है बार बार चंपारण से जोड़ के,
ये अच्छी बात है, लेकिन उनकी आत्मा या उनके आदर्श यहाँ नहीं दिखते हैं। पिछले 2 साल के ये में देखा परिदृश्य में देखा गया है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं, पूरे नेशनल फ्रेम पे रहा है चंपारण, खासतौर से सत्याग्रह शताब्दी वर्ष को लेकर के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे प्रोग्राम भी हुआ था। प्राइम मिनिस्टर के आ जाने से कोई कार्यक्रम बड़ा नहीं हो जाता है, बल्कि खराब हो जाता है। गांधी ये 100 साल हम मना रहे थे जहाँ से हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है, ठीक है, तो वो क्या कार्यक्रम बना, एक शामियाना लगा दिया गया, वो आए और अपना भाषण दे गए, उस भाषण को लोग अगले दिन भूल गए, है ना। तो लेकिन जो बात गांधी के विचारों की है, आदर्शों की है, वो उन्हीं के नेताओं में नहीं है क्या? नहीं है ना, वो दूसरे दलों के नेताओं में भी नहीं है, और वो यहाँ के बुद्धिजीवियों में, लोगों में भी नहीं है। तो इसीलिए चंपारण किस गांधी की के आने का सत्याग्रह बना रहा है, उसको इस पर सोचना चाहिए। और लोगों को सोचने से पहले, गांधी का नाम लेने से पहले अपने व्हाट्सएप में चेक करना चाहिए कि कहीं उनके व्हाट्सएप मैसेज में गोडसे को हीरो बनाने वाला मैसेज तो नहीं आया है। और अगर आया है तो उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए कि वो जिस ज़मीन पर खड़े होकर गोडसे को हीरो बनाने वाला मैसेज देख रहे हैं, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि जो व्यक्ति यहाँ आया और यहाँ से वो आज़ादी की लड़ाई शुरू करता है, यहाँ से वो मुक्ति दिलाता है। बहुत लंबा केस लड़ा, राजेंद्र बाबू केस लड़े, वो रिपोर्ट बनी, फिर वो विधानसभा में जाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और फिर वो 3 कठिया सिस्टम ख़त्म होता है। वो पहली बड़ी सफलता थी। तो उसकी शताब्दी आप इस तरह से मना रहे हैं कि आप प्रेस वाले को भी कहीं दूर खड़ा कर दिया है, एक अपना लिंक लगा के, वो क्या आंदोलन का आयोजन था। तो इसलिए चंपारण सत्याग्रह को बहुत अच्छे से नहीं मनाया गया, वो सरकारी आयोजनों की औपचारिकता में वो सिमट कर रह गया और लोगों तक पहुंचा नहीं। एक छोटा सा यहाँ पे सवाल हम ये आपसे कर लेते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आए थे तो उस समय एक स्लोगन दिया गया था, स्वच्छाग्रह से सत्याग्रह। प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन एक स्लोगन देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो ज़्यादा सीरियसली मत लिया कीजिए। वो कोई स्लोगन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पुराना स्लोगन भूल गए हैं, इसलिए अब नया स्लोगन दे रहे हैं। वो 1 महीने में उठ के कहते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए, अगले महीने उठ के जागते हैं तो वो गांधी को याद करने लगते हैं, फिर तीसरे महीने वो कहते हैं कि दिवाली में बेटियों के लिए दिवाली मनाइए, दिया जलाइए, तो उससे क्या हो जाता है। वो इस पे बात नहीं करते कि इस देश में जनवरी से लेकर जून तक, इसी 6 महीने के भीतर में 24,000 बलात्कार की घटनाएं हुई, बच्चे से लेकर किशोर उम्र के लड़कियों के साथ 24,000। और ये हाई कोर्ट का आंकड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मांगा कि आपके यहाँ क्या क्या केसेस चल रहे हैं। तो दिया जलाने से क्या हो जाएगा। तो इस तरह की तुकबंदियों में वो देश का समय बर्बाद कर रहे हैं, उनको अपना समय का सदुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक चस्का है कि टीवी पे दिखें, अखबार में छप जाएं एक हेडलाइन से। अब विचार लोग कहेगा बहुत अच्छा है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, विचार अच्छा, लेकिन काम कहाँ है वैसा। दिया जलाइए बेटी के लिए, अगले साल दिया जलाइए किसी चीज़ के लिए, आप कहते पुस्तक के लिए दिया जलाइए। तो आप पहले ये बताइए कि आपने लाइब्रेरी बनाने के लिए या कॉलेज बनाने के लिए क्या किया। आप उतना कर दीजिए, वहाँ हम दिया जला देंगे। क्या किया उन्होंने? किसी को पता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सब जगह टेम्पो पर लिखवा दिया, लेकिन किसी को पता है कि वो योजना क्या है, वो क्या योजना है। इसलिए वो स्वच्छाग्रह से सत्याग्रह, वो चलने से पहले अपनी टीम से पूछते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई तुकबंदी है, तो कोई बोल देता हाँ सत्याग्रह है तो स्वेच्छाग्रह लगा दीजिए, स्वच्छताग्रह लगा दीजिए। तो हाँ चलिए ये बोल दीजिए, वो अखबार में अगले दिन हेडलाइन बन जाएगा। आप ही बता दीजिए मुझे उस हेडलाइन को उनके बोलने के बाद क्या हुआ, उन्होंने कोई स्वच्छाग्रह हुआ क्या, बताइए आप मुझे। उन्होंने उस स्पीच में इस चीज़ को मेंशन किया था कि चंपारण के बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे एक कैंपेन किया था उस दौरान, हैशटैग से मोती झील के नाम से। पहली बार 2.5 लाख के इंप्रेशन के साथ जो है मोती झील का मुद्दा जो है ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था। और क्या हुआ, कुछ हुआ? ये मैं नहीं किया, अभी तक नहीं हुआ। कुछ उसमें आप बता रहे हैं नहीं हुआ है, इसलिए उनको सीरियसली मत लिया कीजिए। उनको यहीं तक गंभीरता से लीजिए कि वो चुनाव जीत जाता है, तो ठीक है चुनाव जीत जाइए आप, बहुत सारा चुनाव होता है, जीतते रहिए आप। काम बताइए क्या है, स्वच्छाग्रह क्या होता है बताइए आप जरा समझिए। जिस सत्याग्रह को समझने में गांधी ने अपनी जिंदगी दे दी, उसको स्थापित करने में, उसको बदल के आप कहते हैं स्वच्छाग्रह। स्वच्छाग्रह सत्याग्रह से बड़ा हो सकता है क्या? मतलब आप तुकबंदी करके 4 लोगों को मंच पे बुलाए हैं तो आप कर लीजिए, ताली बजवा लीजिए। दरअसल सत्याग्रह को स्वच्छाग्रह कहना और उसमें तरह तरह के शब्द लगाना मजाक उड़ाना है, वो उनको नहीं करना चाहिए था। इसीलिए मैंने कहा कि उन्होंने, उनके आयोजन से ये पूरा जो शताब्दी समारोह था वो खराब हो गया।
ये आपको बात ये कोई बोलेगा नहीं, लेकिन बात मैं सही बोल रहा हूँ। आप इसको काउंटर करके बताइए ना कि वो बोल के गए तो क्या हो गया उससे। सत्याग्रह अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। हम लोग उस चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं, हाँ हासिल करने की दिशा में चल सकते हैं अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद। वो एक आध्यात्मिक चीज है, उसमें आपको बहुत प्योर होना पड़ता है। आप भूल गए, फिर क्या किया आपने स्वच्छाग्रह के बारे में। तो इसलिए इतना जो भी वो तुकबंदी करते हैं, इसलिए उसको सीरियसली मत लीजिए। प्रधानमंत्री यहाँ इज्जत कीजिए जरूर, ठीक है, पर ये जरूर समझिए कि वो अपना और देश का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एजुकेशन के फील्ड में अगर देखें, चंपारण में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हाल के दिनों में खोला गया है। अब गांधी जी के नाम पर ही खुला गया। अगर वो कुछ ना कहते, कोई तुकबंदी, कोई स्लोगन नहीं देते, और सिर्फ वो हफ्ते में 4 बार यहाँ पूछ लेते वाइस चांसलर को फोन करके कि वो यूनिवर्सिटी अच्छी बनी कि नहीं बनी, उसमें काबिल प्रोफेसर आए कि नहीं आए, तो हम इसी के लिए उनके आभारी हो जाते। वो अगर भाषण नहीं भी देते तब भी उनको बिना बोले चले जाते, तब भी हम उनको थैंक यू बोलते कि चलिए आपने एक काम किया है कि हमको अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। गांधी जी के नाम पे आप एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो उसको आपने इस तरह से कायम किया है कि उसका दुनिया भर में नाम तो नहीं है या है, आप बताइए। अभी तक उसके लिए जमीन का मामला ही जो है चल रहा है, और वो उनकी पढ़ाई लिखाई के जो चीज़ है ना, वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है। वो 5.5 साल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए देश को पढ़ा रहे हैं, और ये बात बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता वो भी एक दिन समझेगा। वो भी उतना ही प्यार करता है ना इस देश को, अलग राजनीतिक दल में है, लेकिन उसके भीतर देश का कुछ तो प्यार होगा जिसमें एक पार्टी को चुना है। वो समझ जाएगा कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए उसका भी इस्तेमाल किया गया है। जब वो देखेगा कि अंत में कुछ हुआ नहीं, तो एक कमरे में आप बना रहे हैं, आप बताइए कि एक कमरे में यूनिवर्सिटी चल रही है, आपको एक मूर्ति बनानी होती है तो वो तो आप 1 साल में बना लेते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी आप नहीं बना पाते हैं। इसीलिए उनको सीरियसली मत लीजिए। वो चुनाव जीतते हैं, वो चुनाव जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं, उनसे काम नहीं होता है। 5.5 साल में वो अर्थव्यवस्था के हर पैमाने पर फेल हो चुके हैं, लेकिन वो उससे बात नहीं करते हैं। बात कीजिएगा तो अभी तो अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया, अगले चुनाव में वो राजू श्रीवास्तव को लेकर आएंगे कि अब तुम मेरा इंटरव्यू कर लो। तो वो ऐसा है कि ऐसा मैंने नेता नहीं देखा कि जिससे जनता इतना प्यार करती हो, वो जनता का इतना अनादर करता है। आप प्रेस के जरिए चुनाव में आपको जाना चाहिए, और अगर आप प्रेस के जरिए चुनाव में नहीं जा रहे हैं, अगर आप जनता को नहीं बता रहे हैं सवाल जवाब का सामना करते हुए, इसका मतलब है कि उस जनता को जो आपका इतना सम्मान करती है, आप अपनी तरफ से उसका अनादर करते हैं। ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको बैठना चाहिए था मेरे सामने, मैं ही सवाल पूछता, मैं बहुत आदर से पूछता। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई, आप क्या समझते हैं? हम बहुत इज्जत से उनसे सवाल पूछते। हम राजू श्रीवास्तव और अक्षय कुमार की तरह नहीं सवाल पूछते। तो आपने सवालों की मर्यादा खत्म कर दी। आप हर चीज से बड़े नहीं हो सकते हैं लोकतंत्र में, सिर्फ इसलिए कि आप चुनाव जीत जाते हैं। सर, आप प्रधानमंत्री को हमेशा टारगेट करते हैं। नहीं, मैं उनको टारगेट नहीं करता हूँ। मैं क्यों टारगेट करूंगा? उनकी पार्टी मेरा बहिष्कार करती है। अब आप कल्पना कीजिए कि मैं तो मच्छर के जैसा आदमी हूँ। एक व्यक्ति का अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जो अपना दावा करती हो, वो बहिष्कार करे, उनका मंत्री बहिष्कार करे, तो अपना सवाल बदल लीजिए कि वो मुझे टारगेट करते हैं, मैं उनको टारगेट नहीं करता हूँ। आप बताइए चंपारण के लोगों को, ये जो गांधी के नाम लेकर सरकारी आयोजन करते हैं, गांधी होते तो क्या मेरा बहिष्कार करते? कभी नहीं करते। जब प्रार्थना प्रवचन के दिनों में, जब भारत विभाजन का समय था, तो हिंदू मुसलमान वाली इसी तरह की सनक चढ़ी हुई थी, तो लोग आके सामने से कहते थे, तो जो पुलिस वाला उसको पकड़ता था, कोई कहता था गांधी आप मुसलमान हैं, तो लोग खड़े हो जाते थे। तो गांधी कहते थे कि मेरी सभा में ऐसा कभी नहीं होगा, और पुलिस वाले से कहते थे कि तुम इसे भगा नहीं सकते यहाँ से, मैं इसको समझाऊंगा। अगर ये जब तक नहीं समझेगा तब तक मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। फिर वो मौन में चले जाते थे। ये बहिष्कार करने की परंपरा उन्होंने शुरू की। तो सवाल उनसे पूछिएगा कि वो मुझे क्यों टारगेट करते हैं। हाँ, मैं सवाल उनसे पूछता, वो सवाल पूछता जो राजू श्रीवास्तव और अक्षय कुमार के दिमाग में कभी जिंदगी में नहीं आएगा। कुछ एक दो सवाल नहीं, वो मैं क्वेश्चन आउट करने वाला आदमी नहीं हूँ। हाँ, मैं क्वेश्चन आउट नहीं करता हूँ। तो हम क्वेश्चन आउट करने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है? तो इसलिए समझना चाहिए कि भाई आप कर क्या रहे हैं। चुनाव के समय में वो क्या अक्षय कुमार ने अपने तरफ से इंटरव्यू मांगा था, जैसे हम पत्रकार मांगते हैं? वो इंटरव्यू को एक चैनल पे चलाना था तो किसने तय किया था? उसका पैसा क्या था? उतने कैमरे वाले आए थे, उसको कौन पेमेंट किया? अगर प्रधानमंत्री अपने आदमी से इंटरव्यू करा के जनता के बीच में डाले, तो इसका मतलब है कि
वो जनता का मजाक उड़ा रहे हैं जिसके पास कोई दूसरे नेता का विकल्प नहीं है और जरूरत नहीं है। जब जनता आपको ऐसे ही वोट दे रही है तो आप इंटरव्यू भी नहीं देते, मत देते आप। तो इस तरह की चीजों को समझने देखने की जरूरत है। जो मैं बोलता हूँ कुछ भी अनादर से उनके बारे में नहीं बोलता हूँ, कुछ भी नहीं। जितना लोग अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं उतना ही मैं भी करता हूँ। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि देश का इतना बड़ा नेता मुझे व्यक्तिगत रूप से टारगेट करता है। क्या अगर वो किसी और को मिला होता मैग्सेसे पुरस्कार तो वो उसको बधाई नहीं देते ना? तो मेरे समय उनका हाथ क्यों रुक गया? ट्विटर पे तो 50 फालतू चीजें वो भेजते रहते हैं। चमचों की फौज खड़ा कर लेने से सत्य नहीं बदल जाता है। अब पूछने वाले को नौकरी से हटवा देने से सत्य नहीं बदल जाता है। अगर ये होता ना तो फिर हम लोगों को गीता उठा के बिस्तर के नीचे रख देना चाहिए। उस गीता में यही कहा गया है ना कि इससे बड़ा सत्य से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, कोई है ही नहीं दुनिया में। तो आप गीता के नाम पर राजनीति करते हो आप, और इंटरव्यू के समय सत्य से भागने के लिए अक्षय कुमार साहब इंटरव्यू दिलाते हैं। तो आप देख लीजिए आप। अब हम ये कहते हैं, सवाल उठाते हैं क्योंकि सारा मीडिया खत्म हो गया है। क्या है ना कि इतिहास को एक तरफा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो आप अपने लोकतंत्र के इस दौर पे बहुत शर्म आएगी आपको कि ये कैसा दौर था कि एक आदमी सवाल पूछने वाला नहीं था। तो मैंने वो अपने तरफ से, और मैं ही अकेला नहीं हूँ, कुछ और भी पत्रकार हैं, अपने तरफ से वो फर्ज अदा कर जिसकी ये कीमत चुकानी पड़ रही है। ये देखा जा रहा है देश में कि जिस तरह से आप का रुख रहता है और आपके जो तरीका है आपका, जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं, उस तरह से कई पत्रकार जो हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार शर्मा, ऐसे पत्रकारों को जो है हाशिए पे चले गए। क्यों नौकरी से निकाला गया? पूछना चाहिए सब किसी को कि हम आपको वोट देते हैं तो आप यही काम करते हैं कि कुर्सी पे जाके बैठ के पत्रकारों को नौकरी से निकलवाते हैं। लेकिन सर एक चीज है ना, पूछना चाहिए। ये बहुत खराब बात है। अब वो कहेंगे पहले भी होता था, तो आप इसीलिए तो आए कि पहले वाली चीजें नहीं होंगी। अब आप सारा काम करके कहते हैं ये तो पहले भी होता था। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, तो चीजें तो कभी ना कभी खत्म होंगी। अब तो उन्होंने एक काम तो जरूर किया है कि मीडिया को उन्होंने लंबे समय के लिए बर्बाद कर दिया। वो ठीक है, उनको ये इच्छा थी, उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि भारत में इतना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी क्यों है, जी हजूरी क्यों नहीं है, तो वो उन्होंने कर दिया। वो उसमें सफलता प्राप्त की उन्होंने। लोकतंत्र की जितनी मर्यादाएं होती हैं उसको कुचलने में उन्हें जो सफलता मिली है, उन्हें बधाई। लेकिन इतने तमाम चीजें जो हो रही हैं, बावजूद इसके तमाम इलेक्शंस में वो जीत रहे हैं। मैंने कहा ना, वो चुनाव जीतना अलग बात है। चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं। जिस देश में चुनाव आयोग की ये हालत हो जाए कि झारखंड जैसे छोटे राज्य में वो 5 चरणों में चुनाव कराए, कि पहले का उदाहरण देके, है ना। आप तो कह रहे थे कि नोटबंदी से नक्सल खत्म हो गया, आपकी वजह से नक्सल खत्म हो गया, और आप 5 चरणों का चुनाव कर रहे हैं। अगले बार में तो मुझे ये लगता है कि चुनाव आयोग की जिस तरह से प्रतिष्ठा गिरी है, वो एक एक असेंबली का चरण घोषित करने वाला है। ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है। आपकी आंखों के सामने चुनाव आयोग जैसी संस्था खत्म कर दी गई। तो कभी तो पूछेंगे ना, क्या आप अगर होगा, जब उन्हें लगेगा कि हम यहाँ चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो मोतिहारी की विधानसभाओं के लिए 5 चरण होंगे, आप देख लीजिएगा। 8 चरण होंगे, 6 चरण होंगे यहाँ पे। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे वही खत्म, सिस्टम खत्म कर दिया। आप इस चुनाव आयोग का कोई नाम लेता है, कोई भरोसा करता है? हम लोग का देखिए, हम लोगों ने बिहार में कितने बुरे दिन देखे। केजे राव को हम हीरो की तरह देखते थे। केजे राव आ गया, केजे राव आ गया, तो हमने खराब से उस चुनाव आयोग को जनता ने हासिल किया था। जनता ने वो पावर दिया था केजे राव को कि तुम अपने कुर्सी पर बैठकर अपनी निष्पक्षता से काम करो। आज वही केजे राव की हालत यह है कि जब उनसे हम कोई टिप्पणी मांगते हैं तो नहीं आते, कहते जमाना बदल गया, हम नहीं बोलेंगे। तो क्या हम इसके लिए उनको चुन के लाए हैं कि कोई बोले नहीं? तो लोगों से बोलना चाहिए कि भाई, आप अपनी आवाज गंवाने के लिए किसी नेता को चुन रहे हो, तो एक बार ठीक से सोच लो। इसलिए वो चुनाव में वो जीतते उतते रहेंगे, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई बड़ी घटना नहीं है। उनके काम का रिजल्ट क्या, इस पर बात कीजिए। और अगर चुनाव में जीतने की बात हो रही है तो आप इससे बात कीजिए कि जब आप उन्होंने चंदा डोनेशन का सिस्टम लाया है, जब वो खुलता है तो 90% पैसा आपकी पार्टी को जाता है, और आप उसको बेच गए अपनी लोकप्रियता के दम पे कि ये पारदर्शिता है। ये कौन सी पारदर्शिता है कि देने वाले का नाम ही पता न चले? इसी को पारदर्शिता कहते हैं।
तो लोगों को वो झांसा दे रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, उत्तर दीजिए कि क्या नाम देने वाले का नाम अगर आप गुप्त रखें उसको पारदर्शिता कहते हैं? पारदर्शिता तो वही होती है ना कि आप उजागर कर दे हर चीज, और सारा पैसा आ रहा है। तो एक तरह से पैसा आपके पास आ रहा है, चुनाव शुरू होता है तो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ले आए, ईडी, उनको पता है कि सीबीआई की अब इज्जत नहीं है ना। जनता जानती है कि सीबीआई को लोग समझ जाते हैं कि ये लोग पॉलिटिकल काम करता है। तो अब उसकी जगह आप सुनते होंगे इसके दौर में ईडी का छापा पड़ा। तो जिस तरह से सीबीआई की साख राजनीतिक इस्तेमाल पिछली सरकारों में करके समाप्त कर दी गई, वो अब ईडी का छापा पड़ा। इन्हीं के राज में हुआ ना कि सीबीआई का चीफ बदलने के लिए रात को दिल्ली पुलिस का पहरा लगाना पड़ा था। किसी और के राज में तो नहीं हुआ, लेकिन जो आरोप लगाए थे वो क्या हुआ? आप का ये कहना होता है कि 2014 से पहले भी हम जो सत्ता में पार्टियां रहती थी उसको उसी तरह से टारगेट करते थे जिस तरह से सारा। आप अखबार उठा के देख लीजिए, आप अखबार उठा के देख लीजिए, एक ब्रोकर का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में यूरोप के सांसदों को घुमाया गया और उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले आपने कहा कि हमारा इंटरनल मैटर है, हमको इस पर किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और आप वो तो फर्जी सांसदों को ले आए। और वो किस अखबार में चर्चा हो रही है? हिंदी के अखबारों में, हिंदी के चैनलों में इस तरह की सूचनाओं को गायब कर दिया गया है। तो जो हिंदी के पाठक हैं, जो जिले में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उनको झूठ पता चल रहा है। लेकिन इधर जो मैं कह रहा हूँ ना, उसको आप जाके परीक्षण कीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई नरेंद्र मोदी हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मैं ऐसा दावा नहीं करता। आप खुद परीक्षण करें और आप उसको देखें ब्रेक लीजिए भाई, कि वो बात सही है कि नहीं है। सर, आप जो है छठ जो है हर साल यहाँ मनाने आते हैं, किस तरह का अनुभव होता है? और हर साल तो हम ना आवे नहीं, लेकिन एबर तनी गैप हो गई बाप की आवे। हाँ, लेकिन देखिए एक खूबी बा कि रउआ बहुत सारा लोग अपना अपना जिंदगी में कोई अरबपति हो जाला, कोई खरबपति हो जाला, लेकिन छठ के समान ना बदले। वो अमीर घर के पूजा में भी उतने रहेला जितना गरीब घर के रहेला पूजा में। तो एक तरह का एमे सामूहिकता का भाव जागेला, तो सब कोई ज्यादातर लोग मनावत देखेला। तो ऐसे सबका अनुभव में वो छठ बा है ना। तो ऐसे लोग आवेला काहे के लिए? लोग गांव में देखी ट्रेन में लोग लदा के टॉयलेट में बैठ के एकदम हींच निकल जाता, तब वो लोग आवता है बस में लटक के, नहीं नीचे कहीं बैठ के, कहीं छत पे ऊपर बैठ के लोग आवता छठ ला। आज जे नहीं आवा तो झरझर रोत रहता, ओकर आंख लोराइल रहता पूरा दिल्ली में। हाँ, आप फेसबुक पर खोल के देखिए, लोग मार लोर तब कहले बा कि छठ में हम न्यूयॉर्क में बानी, न्यू जर्सी में बानी, मने नहीं खिला गाँव याद आवता। ओकरा गाँव औरों दिन याद नहीं आवत, लेकिन छठ के दिन बौरा जाला लोग कि गाँव में नहीं थी। तो कुछ बाय में कि रउआ के या लोग के याद दिला देला, अलार्म बटन दबा देवेला कि हो वैला ना माटी है। तो अच्छा है, जो इंसान की जिंदगी होती है वो इन्हीं सब भावनात्मक जुड़ावों से बनती है, और आप धीरे धीरे अपनी यात्रा में एक डोर बनती है जिससे आप उसको अपने आप को थामे रहते हैं ना। तो आप अगर आप उस डोर को तोड़ देंगे तो आपके शरीर पर हो सकता है बहुत अच्छा कपड़ा हो, गाड़ी हो बहुत बड़ी, बहुत शोहरत हो, लेकिन चैन नहीं रहेगा, चैन चला जाएगा है ना। आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। तो इसलिए अच्छा है आके देखिए लेखा फिका लोग है नो, ये बिना स्वच्छता अभियान के छठ के दिन हमने के साफ कर देवे नहीं। या में क्यों नेता ना आइल कल ब्रांडिंग कर ले, लेकिन उनका ब्रांडिंग कहीं पोस्टर लगी हो गई तो वो चल रहा था, लोग करे लगा था, कहीं से आके क्यों आके गली रोड बाहर देता, साफ कर देता कि क्यों को तकलीफ ना हो, लोग नंगा पाँव चल के आई। ये रास्ते की सफाई सब मोहल्ले के गाँव के सब हर जगह हम तो कहते नहीं कि बड़का लोग पंडाल सजा के लोग बनौले बा, तो एक तरह का लोग सामूहिकता में भी सीखा था। अब लोगों का एक अच्छा चीज लोगों में विकसित होला है दौरान 10 दिन 15 दिन में। अच्छा रहित कि लोग ओकरा के और तनी कंटिन्यूटी कराइत, लोग ओकरा के खींच के रखित, लोग तनी औरों दिन में भी ये इस्तेमाल होते साफ सुथरा और बढ़ के रहित। लेकिन एकरा के लोक पर्व कहल जाला कि हमें कोई ऊँच नीच नहीं है। दिवाली ना है कि अमीर के यहाँ 10,000 के पटाखा आइल बा, गरीब के यहाँ 200 रुपये के पटाखा आइल बा। छठ है, सब जना एकरा में बराबर वही सामग्री। लेकिन दुख के बात बा कि देखी ये नदी से जुड़ल त्योहार है ना।
पर्व के तो हमने में चेतना बा, लेकिन पर्यावरण के भी चेतना होके के चाहिए, है ना। तो मैं हम तो नदी बचौले रहती सन हमने क्या है तो अच्छा रही, क्योंकि आप देख ली कि कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो बिना नदी के बा। अभी हमारे राज मंदिर गए रहनी तो महंत जी बतावत रहनी कि बागमती या आसपास के जितनी भी नदियां हैं वहां से लोग जल लेके आवता, जलाभिषेक करता, है ना। अब रहुआ एक दिन की कल्पना करेंगे जब वो नदियां सब सूख जाएंगी सन तो जलाभिषेक करेंगे कैसे? मिनरल वाटर से तो जलाभिषेक ना हुई, तो नदी बाचल रही, हम बचौले रहती सन हमनी क्या है तो अच्छा रही। लेकिन अब तो वो हाथ से निकल गए। तो बहुत कुछ सीखे के चीज बा छठ जुआनो एमें जाके एक विनम्रता के पाठ मिलेला, सीख मिलेला कि आप घाट पर बहुआ चाहे जितनो हीरो होखी रहुआ घाट पर, लेकिन आम आदमी बन के खड़ा रही, बचपन धोती फैला के ठेकुआ में मत नहीं। बचपन आपका यहाँ गुजरा है और तमाम पहले अब बाकी सब मत पूछे, कुछ आत्मकथा भी लिखेंगे अपनी। आत्मकथा से याद है आपकी एक किताब भी आने वाली है, वो आ गई है, हिंदी में बोलना ही है, राजकमल प्रकाशन। वो पटना पुस्तक मेले में मिलेगी, मोतिहारी में भी आ जाएगी वो किताब। इसमें भी मोदी जी बार टारगेट में नहीं नहीं नहीं, देखिए टारगेट वारगेट नहीं है, टारगेट वो करते हैं हमको। आप सोचिए इस बात को, हम क्यों टारगेट करेंगे? उनकी असफलताओं को उजागर करना मेरा काम है, जो लोग बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। हम तो उनको जनता का फीडबैक दे देते हैं कि आप उसको दूर कीजिएगा तो जनता आपको वोट देगी, हमको थोड़ी देगी। बहुत लोग आपको लेकिन फेसबुक पे जो व्हाट्सएप पे आपको पसंद करते हैं, आपको जो है एंटी हिंदुइज्म के ये से भी नवाजते हैं, और आप छठ व्रत जो है के मौके पर अभी आते हैं इस तरह। हमको देखिए, हम पूजा पाठ जो है ये सब व्यक्तिगत चीजें होती हैं, गांव-गांव में जाके बताने की जरूरत नहीं है ना। जिस आदमी का सर्टिफिकेट आज तक पता ना चला उसके सर्टिफिकेट के भरोसे हम थोड़ी रहेंगे कि वो हमको क्या सर्टिफिकेट देगा। अब आप कहेंगे टारगेट कर रहे हैं तो अब दिखा दीजिए अपना सर्टिफिकेट। आप ही तो झूठ बोल रहे थे ना। आप जब 3 चुनाव चीफ मिनिस्टर रह लिए तब पता चला कि आपका परिवार में कौन कौन है। अचानक आप बोलते हैं कि हम चाय बेचते थे, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, तब तो आप नहीं बताए थे। तो ये सब छोड़िए, ये सब बहुत बातें हो गई, लेकिन देश को बहुत नुकसान हुआ। लोग समझ नहीं रहा, समझेंगे लोग, हमको याद करेंगे बहुत जल्दी। इतना आसान नहीं होता है एक ताकतवर नेता के बारे में बोलना और उसके नीतियों को उजागर करना। जहाँ बड़े बड़े करोड़ोंपति चैनल के मालिक लोग दब गए, झुक गए, 5 रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी मुझे जानता हूँ, वो भी वो इंतजाम कर रखा है उन्होंने। तब भी बोलता हूँ, इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मेरे इसमें कुछ मिलता है, इसमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन बात सही है, लोगों का नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप ये हिंदू मुस्लिम करके देश को आगे नहीं ले जा सकते। हिंदू मुस्लिम करेंगे तो आपके घर के बहुसंख्यक घर के लड़के दंगाई बन जाएंगे, वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बहुसंख्यक घर के लड़के डॉक्टर बने, दंगाई नहीं। अगर ये हिंदू लोगों ने फैसला कर लिया है तो उनका अपना फैसला होगा, मैं फिर भी बोलूँगा उनका गलत फैसला है। आप बच्चों को डॉक्टर बनाओ, बात को साफ साफ करना चाहिए। मुझे वोट नहीं लेना है कि हम रुको, इसलिए हम छठ में आते हैं। हमारे घर में छठ होता है, मेरी माँ ऐसा कोई दिन 3 घंटा कम पूजा नहीं करती हैं। हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो इतना व्यस्त रहते हैं राजनीति करने से, लेकिन वो 3 घंटा पूजा करते रहते हैं। तो ये पूजा करना नहीं करना ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है। बात हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, मेरी बातें गलत हो सकती हैं, ऐसा हम तो दावा नहीं करते हैं भाई। लेकिन अब क्यों हम बताते रहेंगे हम क्या करते हैं नहीं करते हैं। ये धागा बंधा, इसको जाए दिखाने हैं कि हम धागा बनवाए हैं तो लोग हंसेगा, कहेगा कि हम लोग तो सब बनवाए तो हमको क्या दिखा रहे हो, है ना। तो जो काम सब कोई कर रहा है वो हम क्यों दिखाने जाए कि हम देखें रक्षा बंधु वाला बनी है, पंडित जी बांध डाले, तो केकरा हम जाके दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी रहते तो ये बनवाले दिखाएंगे, कैमरा कर देंगे, फोटो लेके खींचा लोग देख जाओ, ये हम ना करेंगे। ये व्यक्तिगत चीज है, आध्यात्मिक चीज है, आपको लगता है तो लगे ठीक है। कल हरिराज में आपने स्पीच दिया तो उसमें कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो देश का एक बाल गिर जाएगा। थोड़ा ज़्यादा बोल गए थे, लेकिन हाँ वो देश से नहीं जोड़ना चाहिए था। लेकिन बात सही है कि मैंने एक शर्म की बात है कि डेमोक्रेसी में आप इस तरह से नहीं होना चाहिए कि बोल देने का मतलब आपके नौकरी से लेके आजीविका और जीवन पे खतरा हो जाए, है ना। वो नहीं होना चाहिए, ये समझना चाहिए लोगों को ही प्रेस के लिए आगे आना पड़ेगा। अब प्रेस खत्म हो चुका है। अब अगर आपको बगैर सूचना के आप नागरिक धर्म का या संविधान के किसी भी दिए गए दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते, समझ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाने के लिए सूचना बहुत जरूरी है, और उन्होंने सूचना का सारा तंत्र ध्वस्त कर दिया। इसमें उन्हें सफलता है, दुनिया हंस रही है।
पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन दुनिया हंस रही है कि जिस हिंदुस्तान का पत्रकार या उसकी पत्रकारिता में इतना दम था तमाम तरह की दिक्कतों के बावजूद, ठीक है, वो दुनिया हंस रही है। तो अब छोड़िए वो सब, ये है कि लोगों को सोचना चाहिए। बहुत लोगों को आपकी चिंता भी होती है कि हम मनीला के लिए उड़ रहे हैं, आप उसी दिन मेरा सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए ना, तो छोटा काम है, ये सब काम नहीं करना चाहिए। बहुत लोग चिंतित रहते हैं कि रवीश कुमार इतना, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबकी दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं। उनके क्या मैसेज देंगे जो लोग जो है आपके साथ खड़े हैं, या आपको मैं तो चाहता हूं कि सब कोई बोलिए, डरिए मत किसी से। वोट आप किसी को देते रहिए, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन जो लोकतंत्र का अपना एक माहौल है वो बना रहना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप देखिए किसी चैनल पर विपक्ष की कोई आवाज़ नहीं आती, ये ठीक बात नहीं है। वो बीजेपी के सारे नेता उस पत्रकारिता के लाभार्थी हैं जिसमें विपक्ष के नेताओं को ज़्यादा प्रमुखता दी जाती थी, जिसके वो बेनिफिशियरी हैं जिस सिस्टम के, उस सिस्टम को वो ख़त्म कर चुके हैं, कर दिए हैं मतलब वो। इसके लिए मैं उनको दिन रात बधाई देता रहता हूँ, क्योंकि उनको सब चीज़ में बधाई अच्छा लगता है, इसलिए बधाई देते हैं। वो फेल भी हो जाएंगे, बहुत चमका दिया इकोनॉमी, खुश जाएंगे, नहीं लोग कह रहा है कि हम बधाई दिए। इकोनॉमी में वो फेल है, 5.5 साल के पॉइंट पे बता रहा हूँ, ऐसे कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आ जाए बात कर लें इस पर, मैं बात करना चाहता हूँ, आ जाए बात, अपने मंत्री को भेज दें, किसी को भेज दें, किसी सेक्टर पे बात कर लेते हैं अलग से। तो अभी आप देख रहे हैं ना कि लोग बैंकों के लेके क्या हालत हो गई है, नौकरियों के लेके क्या हालत होगी, तो आप देखते रहिए फिर, ठीक है। हमारा काम है, हमने समय पर बोल दिया। बहुत सारे चंद पत्रकार बचे हुए हैं जो नौकरी से निकाल दिए जाने के बावजूद लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको सराहना करनी चाहिए। क्या हो जाएगा, 2 आदमी बोल देगा, कोई फर्क पड़ेगा उन पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर सुन लीजिए, फिर चले जाइए अपने घर। लेकिन माँ बहन की गालियाँ देना, ये सब कौन है? गाली देने वाले सब लिखते हैं हम संघ के समर्थक हैं, हम संघ के सदस्य हैं। ऐसे तो हम उस संघ के तो सदस्यों को हम लोग बचपन से जानते थे, वो तो कभी गाली नहीं देते थे। तो इन्होंने अपने नेतागिरी के लिए संघ को भी बर्बाद कर दिया, गाली देना सिखा दिया। जो दावा करता था कि हम अपनी शाखा में चरित्र निर्माण का पाठ सिखाते हैं, उसकी शाखा से निकले लोग माँ बहन की गालियाँ देते हैं। इस संघ को भी चिंता करनी चाहिए कि खंडहर हो जाएंगे, खंडहर में बदल जाएंगे, जिसको हवेली को उन्होंने बनाया है। तो कोई उद्देश्य होगा ना उनको बनाने का। ये अगर ये उद्देश्य है उनको मेहनत करने का, तो वो बेकार मेहनत कर रहे थे। 10 बाहुबली रख लेते, 4 राज्य का कैप्चर कर लेते, पावर में रहते, इसमें कौन सी बड़ी बात। सो धन्यवाद, छोड़ दीजिए। आखिरी सवाल सर, पत्रकार जो है बंधु जितने पूरे देश में है, उनको आपका क्या मैसेज होगा कि किस तरह से वो सब अपनी आवाज़ सुने, मतलब अब कुछ कर नहीं सकते, उनके हाथ में कुछ है नहीं, वो जा चुका है उनका, वो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं। वो अब जनता को तय करना है कि उसको इस तरह की पत्रकारिता को बर्दाश्त करना है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि आप अखबार बंद कर दीजिए, नहीं बंद कर सकते हैं तो हर महीने अखबार बदल दीजिए, और न्यूज़ चैनल बिल्कुल मत देखिए आप। ये मैं साफ साफ बोलता हूँ। क्या आप अपने बच्चों को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में दंगाई बनाने का ट्रेनिंग देना चाहते हैं? दीजिए आप। मैं पूछना चाहता हूँ कौन माँ बाप है, जरा सामने आके बताया जरा सा कि भाई जी हम डिसाइड करनी है कि बबुआ हमारे दूसरा नंबर के बाद डॉक्टरी छोड़ा के दंगाई बनाते हैं, उनका रोज़ 3 घंटा टीवी चैनल दिखाते हैं। यही देखना चाहते हैं आप? इसमें क्या गलत है? जो बोल रहे हैं आप शाम को खोल के देख लीजिएगा, उसमें हिंदू मुस्लिम चल रहा होगा। लुहाना खानी बोला तरह सन देखा नहीं, रवा देखा नहीं, एंकर ने कहेंगे बोला तरह सा हैं, गाँव में आके बोला तरह हो तो क्या चिल्ला रहे थुरा जी, वो मत बोला है तरह हैं, लोग कितना डांटेगा उसमें। खासतौर से अर्नब, अंजना, ओम कश्यप, बेकार लोग हैं, इन लोग पे क्या बात करना है। हमको वोट नहीं चाहिए दोस्त, इसलिए मैं लोकप्रियता की चिंता नहीं करता। ये सब हवा है, हवा की तरह आनी जानी चीज़ें हैं। लेकिन बात जो है, जो हम कह सकते हैं मेरी क्षमता में, वो मैंने कह दी है सारी। वो हम सब जगह करते हैं, दुनिया में करते हैं। हिंदी प्रदेश जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवानों को धारा 370 और मंदिर के नाम पे 3 पीढ़ी के लिए बर्बाद कर दिया है। 3 पीढ़ी के लिए, जिसको का नहीं मालूम कश्मीर का, वो भी राय देता फिर रहा है। ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है, तो इसका हिसाब उन लोगों को समझना है कि वो बर्बाद हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हमको नहीं, हम तो जो देख रहे हैं बोल दिए, मेरा काम खत्म हो गया। जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ उनको विचार करने की जरूरत है कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। नहीं करना मत कीजिए, कोई बात नहीं। छठ मुबारक सबको।
उनको भी थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, Thank you. बात करने अब के लिए। जाइए, thank you. रवीश कुमार सर जिनसे हम बात कर रहे थे खास मुलाकात कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और इस संबंध में कोई आपके कमेंट्स होंगे वो हमें इंतजार रहेगा। चलिए अब अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत से हम आपको आगे हम शुक्ला जी से थोड़ा सा बात कर लें। खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहिए STV न्यूज़। सब लेते हैं।